हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती होंगे कि आप अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और आपको सभी को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी वो समावेशी शिक्षा पे पढ़ाऊँगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम। और जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आरटी और एनसीएफ, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो में हमें बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3-4 वीडियो में कवर करूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला जो वीडियो है दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा पे रहेगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों, कि जब हम नॉर्मल चाइल्ड प्लस स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड को अगर साथ में बैठ के पढ़ाते हैं एक ही छत के नीचे और एक ही स्कूल में एक ही टीचर के साथ, सेम क्लासरूम होगा इसमें दोस्तों, सेम टीचर होगा, सेम सिलेबस होगा और सारी फैसिलिटी होगी स्कूल में, तो ये क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा, ठीक है। चाहे इसमें दोस्तों नॉर्मल चाइल्ड तो जो होता है, नॉर्मल चाइल्ड मतलब सामान्य बालक हिंदी में बोलते हैं इसको। स्पेशल चाइल्ड का मतलब होता है विशेष बच्चा। वो किसी प्रकार का भी बच्चा हो सकता है दोस्तों, चाहे वो उसको सुनने में दिक्कत आ सकती है, चाहे ब्लाइंड हो सकता है, या किसी प्रकार का भी वो बच्चा हो सकता है, ठीक है। ये जो दोस्तों समावेशी शिक्षा में अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये नॉर्मल शब्दों में सीख लिया कि सामान्य बच्चा और विशेष बच्चा एक साथ पढ़ना, एक छत के नीचे पढ़ना, और इसमें सेम सिलेबस होगा, सेम स्कूल होगा और सेम टीचर होगा, और सारी फैसिलिटी जो होती है वो बच्चों को हमें प्रोवाइड करनी रहती है। और जैसे कि दरवाजे खिड़कियां जो है, दरवाजे का चौड़ा होना, रैंप बनाए जाते हैं सभी के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसे आ जाता है, विकलांग आ जाता है, तो उसको व्हील चेयर देना है ना, अगर उसको पैर में प्रॉब्लम हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। एक बात और दोस्तों, सब लोग ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का मतलब यही है, लेकिन नॉर्मल हम इसी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में दोस्तों ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है, या जिन्हें निकाल दिया गया है, या गरीब हैं, या भूखे हैं, या अलग धर्म के हैं, या जाति से संबंधित हैं, तो इस तरह के बच्चे भी इसमें ही आ जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, जैसे सभी रूप में सभी तरह के बालक एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। इतना समझ लीजिए कि सब मतलब हम सभी प्रकार के बच्चे, चाहे कोई भी हो, एक ही स्कूल में एक साथ सीख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो खेतों में, घरों में, अन्य जगह बाल समूह कुटुंब में काम करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, शिक्षा से जोड़ना चाहिए हमको। जैसे कि दोस्तों देखा होगा आपने कि कोई भीख मांगता हुआ बच्चा दिखाई देगा, तो उसको भी शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकली माने तो कोई भी अगर भीख मांग रहा है तो हम उसको बस दया के तौर पे भीख तो दे देते हैं, लेकिन उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो ये दोस्तों सभी का दायित्व है कि है उसको, समाज का भी दायित्व है और समुदाय का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, और सभी का ये राइट है दोस्तों कि उसको शिक्षा प्राप्त हो। तो आप लगभग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, एक ही स्कूल में एक साथ सीख सकता है, और उसको सारी सुविधाएं जो हैं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। स्कूल सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, टीचर सेम रहता है, और सभी प्रकार की सुविधाएं उसको स्कूल में ही मिल जाती हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है समावेशीकरण क्या होता है। समावेशीकरण में क्या होता है कि जो सामान्य छात्र है और दिव्यांग छात्र है उनको समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। बस यही समावेशीकरण का मतलब है, ठीक है। और इसकी अर्थ और परिभाषा सिंपल ही है दोस्तों, मैंने आपको बताई दी कि जो भी शिक्षा प्राप्त करनी है, हर वर्ग के छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मतलब ही एक ही कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। लेकिन समावेशी शिक्षा में और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों। जैसे कि बच्चा आने से पहले, बच्चा जब आता है तो उसको अगर
किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई बच्चा थोड़ा कम सुनता है, जैसे डेफ है थोड़ा कम, तो उसको हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको कान की मशीन प्रोवाइड कराई जा सकती है, और ताकि वो अच्छे से सुन सके और आगे बिठाएंगे ताकि वो अपनी अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो हमारे शाला है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो सीखने में कुछ सीखने के स्तर पे होते हैं, आकार में, आर्थिक स्थिति पे, या लिंग, जाति, उम्र में, या दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, कई प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। तो जो हमारी समावेशी शिक्षा की विशेषताएं होनी चाहिए दोस्तों, उनको साथ में मिलकर पढ़ाना चाहिए, और उनको सभी आवश्यकताओं को जो परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड अपनी टेक्निक को अपना के और सभी चीज़ें अच्छे से करवानी चाहिए। तो ये तो सिंपल ही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम स्कूल में हैं, कोई भी बच्चा आता है तो उसको हमको रोकने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसको सीधे सिंपल एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि उसका ये अधिकार है दोस्तों। ठीक है और दूसरा और क्या विशेषताएं हो सकती हैं दोस्तों ये समावेशी शिक्षा की विशेषता में कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया बस वही लिखा हुआ है कि जो उनके शारीरिक में भी अंतर हो सकता है, बौद्धिक में अंतर हो सकता है, सामाजिक, भाषिक, सभी तरह की बातों में अंतर उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है और दूसरा ये दोस्तों कि ये नीचे लिखा हुआ है कि अगर हमको अभिभावकों की भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए इसमें। ठीक है और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ठीक है आगे हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार हमको बताया गया है कि जो सब में सीखने की एक जैसी आदत होती है। ठीक है और दूसरा कि जो समान सबको अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं देखती है। ठीक है और ये सभी राज्यों का दायित्व है दोस्तों कि ये सभी वर्ग के यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संस्थान उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाएं। तो सरकार का भी दायित्व है, राज्य का दायित्व है दोस्तों कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, या अभी तो समावेशी शिक्षा में प्रॉब्लम नहीं होती है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है जैसे कि हमने देखा ही है कि आजकल शौचालय बन गए हैं। ठीक है पानी के लिए सुविधाएं देती है, मतलब रैंप बनाए जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है तो ये नीचे लिखा भी हुआ है दोस्तों कि सभी वर्गों, शिक्षकों, परिवारों तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में उपेक्षित सहयोग करें, है ना। इस तरह के ये सिद्धांत कहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि बालक के विकास में सहायक वातावरण उपलब्ध कराना है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, समाज में प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना है, और समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना है, सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना है, बालकों में नवजीवन का संचार करना है। और सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, स्वावलंबी बनाना है। सबसे ज़्यादा तो यही है, स्वावलंबी बनाना है और आत्मविश्वास जगाना है ताकि वो अपना सामान्य जीवन जी सके। ठीक है दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं पहले भी डिसलेक्सिया पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, सारी प्रकार की अधिगम क्षमताओं को समझा चुकी हूँ दोस्तों। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो अधिगम अक्षमता होती है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें बस यही दिखाई देगा कि मतलब जब सुनने में, सीखने में, पढ़ने में, लिखने में, देखने में किसी अधिगम में कोई अक्षमता आती है, मतलब कठिनाई होती है, उसको महसूस होती है, तो वो अधिगम अक्षमता कहलाती है। अधिगम अक्षमता का सिंपल मीनिंग समझ लीजिएगा दोस्तों, लर्न करने में या सीखने में। अधिगम मतलब सीखना दोस्तों, सीखना। और सीखने में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, लिखने, पढ़ने और कैलकुलेशन करने में। ठीक है लिखने, पढ़ने और कैलकुलेशन करने में। ये लिखने, पढ़ने या कैलकुलेशन करने में उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो क्या होता है, अधिगम अक्षमता कहलाता है। मतलब अधिगम से रिलेटेड उसको उसमें क्षमता आ रही है। तो दोस्तों ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इस प्रकार की ये सारी प्रकार की जो है अक्षमता इतनी प्रकार की हो सकती है।
मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर जो एफेजिया होता है जो दोस्तों, अफेजिया का मतलब होता है जैसे कि उसको दिक्कत आए भाषा में, उसको समझने में दिक्कत आती है जब भाषा में, तो अफेजिया हो जाता है दोस्तों। तो अफेजिया को फेज मतलब समझ लीजिएगा, और डिसफेजिया भी एक ही बात है दोस्तों, है ना। अफेजिया ए लगा दो या डिस लगा दो, दोनों ही एक ही बात हो गई दोस्तों, ठीक है। और दूसरा डिसफेजिया की भी एक बात है, और एलेक्सिया, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, ठीक है। दोनों दोस्तों एक ही प्रकार है, थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है। बाकी डिसलेक्सिया और एलेक्सिया एक ही प्रकार है। एलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों कि पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे कि कभी कभी क्या करता है दोस्तों, वो बी की जगह डी पढ़ लेता है, या 100 की जगह वो वॉज पढ़ लेता है, उल्टा पढ़ता है, वॉज या 100 पढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों। जैसे कि आपने ईशांत अवस्थी को देखा होगा ना, वो फिल्मों में दिखाते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। पढ़ने में दिक्कत यानी कि एलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने में दिक्कत एलेक्सिया या डिसलेक्सिया एक ही प्रकार है दोस्तों। और एप्रेक्सिया मतलब मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम दोस्तों, जैसे कि आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, आँख से आँख नहीं मिला पाता है बच्चा, या फिर सुई में धागा नहीं पिरो पाता है, तो ये एप्रेक्सिया या डिसप्रेक्सिया, ए लग जाए दोस्तों या डिस लग जाए। प्रेक्सिया मतलब कि कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना, गतिक कौशल, है ना, गतिक कौशल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, है ना। और डिसकैल्कुला मतलब कि मैथमेटिकल में प्रॉब्लम होना। और डिस्थीमिया मतलब गंभीर तनाव जो होता है ना, उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है वो डिस्थीमिया में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता दिया दोस्तों। अब एक चीज़ और पूछी जाती है दोस्तों, ये पूछी जाएगी कि लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो हॉस्पिटल में यूज़ होता है ना। मतलब अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जो हम अभी पढ़ रहे थे, किस प्रकार की अक्षमता होती है। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, तो सिंपल आपको यही जवाब देना है दोस्तों कि पढ़ने लिखने या कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो वो क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया, अधिगम अक्षमता कहलाता है, ठीक है। और हमने ये सीखा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है दोस्तों, ये पूछा जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ यूज़ होता है, कहाँ वर्ड यूज़ होता है, तो अधिगम अक्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये स्कूल्स में यूज़ होता है। और अगर डिसऑर्डर आ जाए ना दोस्तों, डिसेबिलिटी की जगह डिसऑर्डर आ जाए, तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कई प्रकार के बालक होते हैं। हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रकार के बालक होते हैं जो हम बता सकते हैं, एक सामान्य बालक होता है और विशिष्ट बालक होता है। तो जो सामान्य बालक होता है दोस्तों, वो सामान्य बालक जो होता है, और जो विशिष्ट बालक होता है उसमें कई प्रकार के डिफरेंस होते हैं। जैसे विशिष्ट बालक किसी प्रकार का भी बालक हो सकता है, जैसे कि वो बालक ऐसा बालक जो जिसमें क्या होता है कि दोस्तों, मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, विशिष्ट प्रकार का बालक मतलब जैसे सुनने में दिक्कत हो, किसी को सीखने में दिक्कत हो, तो है ना। तो ये सभी प्रकार के बालक जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे कि सीखने में दिक्कत हो रही है, या जिसको कोई प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है, या किसी प्रकार की बालक जिसको कुछ कोई ना कोई समस्या हो ना, कोई ना, एक तरह से समझ लीजिए किसी को किसी प्रकार की भी समस्या होना, तो वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। जीवन में कोई भी समस्या होना, कुछ अलग से आवश्यकता होते इनको चाहिए रहती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है, स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है जो दोस्तों, ताकि हम ये विशिष्ट बालक को हम समावेशी शिक्षा में पढ़ा सकें, ठीक है। तो एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि विशेष ज़रूरत जिनको होती है, या जीवन में कोई ना कोई समस्या होना, वही क्या कहलाता है, वो स्पेशल कैटेगरी का बालक कहलाता है दोस्तों, और इसको विशिष्ट बालक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी स्लाइड देखिए क्या कहती है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम होता है, या मतलब शिक्षा प्रणाली होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी पहले, अभी
अभी जो हमारी चल रही है वो समावेशी शिक्षा चल रही है दोस्तों। मैंने आपको जैसे समझा ही दिया है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ठीक है। और ये तीन प्रकार की जो पहले भी एजुकेशन सिस्टम चलती थी, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली प्रकार की क्या कहती है दोस्तों, देखिए पहला प्रकार कहता है नॉर्मल शिक्षा प्रणाली, ठीक है दोस्तों। पहली जो नॉर्मल शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो बच्चे होते हैं, जो दोस्तों पहली नॉर्मल जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो स्पेशल बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाती और उनको ये बोला जाता था कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षा पाने की। जो बच्चे नॉर्मल होते हैं उनको ही शिक्षा इसमें दी जाती थी। तो सिंपल नॉर्मल बच्चों में जो सामान्य बालक थे उनमें शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विशेष शिक्षा प्रणाली। तो विशेष बच्चे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होते हैं दोस्तों। विशेष बच्चों को भी शिक्षा देना। तो दोस्तों जो विशेष बच्चे होते हैं, लोगों की द्वारा मांग उठने लगी कि इनको भी एजुकेशन दी जाए, और ये भी बच्चे जो होते हैं ये बच्चे भी एजुकेशन ले सकते हैं। और अगर इन बच्चों को एजुकेशन दी जाए तो ये भी बच्चे जीवन में कुछ कर सकते हैं, दुनिया के लिए काम कर सकते हैं, उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये उनके द्वारा जब ये मांग उठने लगी दोस्तों समाज के द्वारा, तो एक नई अलग से एजुकेशन सिस्टम बना दी जो विशेष लोगों के लिए थी। सिर्फ विशेष बच्चे इसमें पढ़ाई कर सकते थे, ठीक है। तो ये विशेष बच्चों के लिए सुविधा बना दी थी, ठीक है। तो ये कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत हमारे भारत में कब हुई थी। तो 1880 में हुई थी, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे भारत में स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी, 1880 में की गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि स्पेशल बच्चे ही इसमें शिक्षा लेंगे और नॉर्मल बच्चे का तो स्कूल है ही वैसे भी पहले से अलग है ही सही। तो अब थर्ड देखते हैं दोस्तों कि इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली क्या होता है। इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम को दोस्तों इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। एकीकृत या समेकित भी बोलते हैं दोस्तों इसको। समेकित का मतलब मैं पहले भी अपने दूसरे वीडियो में समझा चुकी हूँ दोस्तों। जोड़ना मतलब कि नॉर्मल चाइल्ड जो है और प्लस स्पेशल चाइल्ड को एक साथ पढ़ाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड को एक साथ स्कूल में लेके आ गए तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी। तो पहले क्या होता था कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया था, तो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन बनाई गई थी वो जो थी उसमें जो है नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड बच्चों को अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता था, ठीक है। क्यों पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि बच्चों को इसलिए एक साथ पढ़ाया जाने लगा क्योंकि गैप बन गई थी, इसमें समाज में नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगा कि एक ही स्कूल में तो पढ़ाया जाने लगा दोस्तों, लेकिन इनकी सारी सुविधाएं जो देती थी वो इसमें नहीं दी जाती थी। सेम स्कूल होता था, सारी चीज़ें सेम स्कूल होता था, बाकी चीज़ें सेम नहीं होती थी, ठीक है। तो क्या नहीं होता था, फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, नॉर्मल बच्चे की तरह ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। और जो स्पेशल बच्चा है उसको अलग से पढ़ाया जाता था और अलग से क्लासरूम में बिठाया जाता था। लेकिन तो फिर एकीकरण का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। एक तो कर दिया गया लेकिन उसमें सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी और ना ही स्पेशल बच्चा जो है बाकी बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ाई कर पा रहा था। सेम सिलेबस नहीं होता था, ठीक है ना। टीचर भी सेम नहीं होता था। तो इसमें क्या होता था, इंटीग्रेटमेंट में भी दिक्कत आने लगी। लेकिन इसमें ये आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो 1880 था, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 1880 था उसमें क्या आया था, भारत में स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इंटीग्रेटेड स्कूल जो था 1947 में हमारे देश में कुल कितने स्पेशल स्कूल थे दोस्तों, तो 65 स्कूल्स थे, ठीक है। 65 स्कूल्स थे, यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो
इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है या एकीकृत शिक्षा प्रणाली है, जिसमें नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड को एक साथ मिला दिया गया, लेकिन इस जो सुविधाएं थी वो नहीं दे पाए थे, तो उनको दिक्कत आ रही थी। लेकिन कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये जरूर पूछा जा सकता है कि हमारे देश में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी, कब एक कर दिया गया था। तो हमारे देश में जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो 1974 में हुई थी। ठीक है, एक ही कर दिया गया था, नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड को एक ही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन सिलेबस नहीं था सेम और क्लासरूम सेम नहीं थी। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन आज की जो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि वर्तमान में कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो आपको क्या जवाब देना है, समावेशी शिक्षा प्रणाली दे रही है, जिसमें सरकार जो है सुविधाएं भी प्रदान करती है स्पेशल चाइल्ड को। ठीक है, यानी कि विशेष बच्चे को। तो आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे कि समावेशी शिक्षा में जो होती है ऐसी शिक्षा होती है जहाँ बच्चे जो हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनको साथ में पढ़ाया जाता है और उनकी नीड को, स्पेशल बच्चों की नीड को पूरा किया जाता है सभी फैसिलिटी के साथ में स्कूल में होती है। और ये पहले से फैसिलिटी अवेलेबल होती है दोस्तों, पहले इंटीग्रेटेड में ये फैसिलिटी नहीं थी। अब जब बच्चा आता है, जैसे कोई बच्चा आता है जिनको कान में थोड़े सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसको मशीन उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और ब्लाइंड बच्चा है जैसे कि, या व्हील चेयर, जैसे कि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर भी दी जाती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है जब बच्चा एडमिशन ले तो स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ाई में कोई नुकसान ना कर सके, और सभी के लिए समान शिक्षा उपलब्ध कराती है सरकार, ये बोला जाता है ना, इसमें बोला जाता है। तो स्पेशल चाइल्ड की नीड को पूरा किया जाता है। जैसे स्कूल में आजकल क्या कर दिए गए हैं, रैंप लगा दिए गए हैं, जाके लिफ्ट लगाई जाएगी ताकि सारे बच्चे आसानी से पढ़ सकें, या किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सके। दरवाजे चौड़े किए जाएंगे ताकि वो जो व्हील चेयर वाला बच्चा है, जो अगर जाना चाह रहा है तो स्पेशल अच्छे से जा सके। और जो स्पेशल टॉयलेट बनाए जाएंगे ताकि वो बच्चा आसानी से अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पूरी कर। क्योंकि विशिष्ट बालक क्या होता है कि मतलब जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक विशेषताओं में विचलित होता है, उनको ही अपनी अधिगम क्षमता विकसित करने के लिए विशेष सामाजिक और शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनको विशिष्ट बालक बोला जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब कि किस किस प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों मतलब विशिष्ट बालक, विशिष्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को बोलते हैं विशिष्ट बालक, है ना। किस किस प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, तो कई प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं। जैसे शारीरिक रूप से जो अक्षम है, तो मानसिक रूप से अक्षम है। ठीक है, और ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है, क्रिएटिव चाइल्ड है। ठीक है, गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड अलग अलग होता है दोस्तों, हम बाद में समझ लेंगे। ठीक है, और ये जो होता है अपराधी, जो अपराधी किस्म का, जो अपराधी कर लेता है, चोरी कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, ये सब इसमें आते हैं, अपराधी किस्म के बालक में आते हैं। इमोशनल होता है, भावनात्मक दोस्तों, है ना। और तीसरा होता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो विकलांग बच्चों को जो सीखने में परेशानी होती है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होता है, अधिगम अक्षमता होता है दोस्तों, है ना। इसमें थोड़ा गलत लिखा है, मैं बता देती हूँ आपको, है ना। या फिर पिछड़े हुए बालक या धीमी गति से सीखने हुए बालक भी क्या होता है, विशिष्ट चिल्ड्रन में आता है या विशिष्ट बालक में आता है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो दोस्तों ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है और क्रिएटिव चाइल्ड है वो अपन बाद में समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो एमआर बच्चा रहता है, या जो 70 से कम बुद्धि लब्धि रहती है, और जो गिफ्टेड चाइल्ड की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से ज़्यादा या 40 तक हो सकती है दोस्तों, है ना। और जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो आसानी से उसकी शार्प मेमोरी होती रहती है, बहुत जल्दी समझ जाता है दोस्तों। और ये समझ लीजिए कि नॉर्मल से भी इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो अच्छी है। तो नॉर्मल चाइल्ड की जो होती है 90 से 90 से 110 तक रहती है, लेकिन इसकी बुद्धि लब्धि रहती है 140 या 140 से ज़्यादा रहती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा
प्रतिभाशाली होता है। तो ये भी इसी में आ जाता है दोस्तों, चाहे वो सामान्य से ज़्यादा बुद्धि वाला हो या सामान्य से कम बुद्धि वाला हो, सभी प्रकार के बालक जो है विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ना ये अगर विशिष्ट बालक जो होता है, अगर हम क्वेश्चन करने के लिए देते हैं वो तो पहले ही करके बैठ जाता है, तो उसको हमें थोड़ा वो बहुत जल्दी उसकी शार्प मेमोरी होती है, तो वो जल्दी काम कर लेता है। बहुत अलग अलग डाइवर्जेंट सोच होती है दोस्तों, उनकी अपसारी सोच होती है। तो इनको हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स देना पड़ता है ताकि ये खाली समय में बोर नहीं हो और अपनी प्रगति अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और इनको उन्नत भी किया जा सकता है दूसरी क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा। और क्रिएटिव चाइल्ड भी अलग होता है दोस्तों, ये हम अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें समझेंगे। अब हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि क्वेश्चंस करें दोस्तों, इससे पहले कि क्वेश्चन करें, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगी कि बार बार यही पूछा जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी पागल तो नहीं है या फिर एमआर तो नहीं है। तो आपको क्या बोलना है? नहीं है, ये एमआर जो लर्निंग डिसेबिलिटी का बालक होता है वो एवरेज इंटेलिजेंस का रहता है या फिर इससे ज़्यादा का रहता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब ऐसे भी डिसऑर्डर होते हैं जो क्या होते हैं? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो ये बार बार पूछा जाएगा आपको कि कौन सा डिसऑर्डर डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलडी होता है, जो अपना एलडी होता है, एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी होता है या अधिगम अक्षमता होती है, वो किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है। बस इसमें क्या होता है? पढ़ने लिखने और कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब जैसे कि एएसडी वाला क्या होता है? एएसडी क्या होता है दोस्तों? ऑटिज़म वाला बालक होता है, जो अपने ही ऑटिज़म वाला बालक जो होता है वो अपने ही में ही एक दिमागी बीमारी है, समझ लो दोस्तों, एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज ना तो अपनी बात ठीक से कह पाता है, ना दूसरे की बात समझ पाता है और उनसे संवाद भी नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, आइज़ को मिला नहीं पाता है और नीचे नज़रें रखता है और भाषा भी बोल नहीं पाता है, ठीक है, अपने आप पे काबू नहीं होता। तो ये कि दिमागी बीमारी है दोस्तों। और अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूछा जाए कि ऑटिज़म है कि नहीं है डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो आपको हाँ करना है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है नहीं है दोस्तों, ठीक है। इंसान में दिमाग के अलग अलग हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं, इसमें ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी नोट्स पे, तो आप अपने आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये सामान्य बर्ताव नहीं करता, ठीक है। और अगर हम इसकी हेल्प कर देते तो इसकी मदद हो सकती है, काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है ये ऑटिज़म। ऑटिज़म याद रखना है, ऑटिज़म मतलब अपने आप में ही लीन लेना, अपने आप में ही खोए रहना, समझ लो अपने आप में ही खोए रहता है, ना बातचीत करता है ना कुछ करता है। आँखों में रोशनी मतलब आँख से आँख नहीं मिला पाता है, सिंपल ये बातों में समझ लीजिए, है ना। लेकिन हम अगर इसको जो लक्षण देखें, अगर लक्षण देखें तो बच्चा हमारी भाषा तो है नहीं समझ पाता, लेकिन हम अगर हाव भाव और इशारा करते हैं तो ये समझना शुरू कर जाता है दोस्तों, है ना। इनका बर्ताव भी अलग होता है, इनके हाव भाव को समझ नहीं पाते, इन पर कोई ये अपने हाव भाव को समझ भी नहीं पाते और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे पाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। बच्चे जब बोलने लायक होता है तो साफ नहीं बोल पाता। ये इसके लक्षण है दोस्तों कि साफ भी नहीं बोला पाता है, तुतला तुतला बोलता है, ठीक है। और अगर देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि आंखों में रोशनी पड़ेगी, कई छुएगा या आवाज़ देगा तो प्रतिक्रिया भी नहीं देता है, ठीक है। तब तो इतना याद रखना है कि डेवलपमेंट डिसऑर्डर है दोस्तों, और ये एक मेंटल बीमारी है, ठीक है, एक तरह से बीमारी है। लेकिन एलडी जो है वो कोई भी मेंटल बीमारी नहीं है, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ दोस्तों, ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ऑटिज़म तो हमने पढ़ लिया, ऑटिज़म के बाद एक चीज़ और पूछी जाती है एडीएचडी, जैसे कि एडीएचडी है ना। एडीएचडी आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ पिछले वीडियो में। एडीएचडी मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब कि ध्यान में कमी और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना और एक तरह से अक्षमता होती है, मतलब कि ध्यान में कमी होती है और बहुत ज़्यादा हाइपर होता है वो बच्चा, उसमें ध्यान की कमी रहती है और हाइपर होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, ठीक है, कि कभी भी कुछ भी करने लग जाता है, क्लास में दौड़ने लगता है, बेंच पे खड़ा हो जाता है ना।
और ध्यान नहीं लगा पाता, ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं लगा जाता, ध्यान नहीं लगा सकता है वो, है ना। तो इधर उधर ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने लगता है, ठीक है। तो इसमें ये भी एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है दोस्तों, ये भी याद रखना। लेकिन एलडी जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो एक डिसऑर्डर नहीं है, मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है एक, उसमें सिर्फ ये समझना है कि पढ़ने लिखने और कैलकुलेशन से संबंधित डिसऑर्डर है, ठीक है। तो और हम क्वेश्चन में समझेंगे तो और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरह से हमको सॉल्व करने हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी हमने पढ़ी, अधिगम विकलांगता जिसको हिंदी में बोलते हैं या अधिगम अक्षमता बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है ना। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे उल्टा घुमा फिरा के पूछे ना कि ये बीमारी है क्या, क्या कुछ है क्या, डेंटली खराबी है क्या, तो इसको अपन को बस इतना समझना है दोस्तों, ये पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, इसमें मेंटल कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, ना तो ये गंभीर बीमारी है और ना ही कोई ऐसी अक्षमता है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, हम क्योर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता को हम क्योर कर सकते हैं, जैसे कि दो वर्ड से मिलकर बना है अधिगम और अक्षमता। अधिगम मतलब पढ़ना, जो भी सीखना है, ठीक है दोस्तों, ये सीखना। अधिगम मतलब सीखना, और अक्षमता मतलब क्षमता का अभाव, मतलब हमारी जो अधिगम में है वो अक्षमता, पढ़ने लिखने या किसी में भी अक्षमता होती है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो सिमिल किर्क ने यूज़ किया था, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम अक्षमता अधिगम अक्षमता को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था, तो सिमिल किर्क नाम याद रखना, और ये किसके द्वारा दिया गया था, सिमिल किर्क के द्वारा। और कौन सा ईयर भी याद रख लेना, 1963। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ये दो चीज़ें आप याद रखना, और क्वेश्चन में करवाऊंगी ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ याद रखनी है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस किस प्रकार के चीज़ें होती हैं, है ना, किस किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों इससे रिलेटेड, और मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, अगर आता है तो। अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल इतना ही याद रखना है कि डिसलेक्सिया से क्या होता है और डिस्ग्राफिया से क्या होता है। एक चीज़ और दोस्तों, कि जो अधिगम अक्षमता होती है और मानसिक मंदता, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है और हमेशा ही पूछा जाएगा, और आपके क्वेश्चन आपके इधर भी आ सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। दोस्तों ये ध्यान रखना है अपन को कि जो अधिगम अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता जो होती है वो जो कोई ऐसे नहीं होते जिनमें कुछ दिमाग नहीं होता, ऐसा मत समझना कि इसमें दिमाग नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये औसत बुद्धि, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो मंदबुद्धि है क्या, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे क्या मंदबुद्धि होते हैं क्या, तो आपको बोलना है नहीं, हमेशा आंसर जो दिखेगा ना, हमेशा ये आंसर दिखेगा तो यही आंसर लगाना है हमको। क्या लगाना है, औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं ये, है ना, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, औसत या औसत से ज़्यादा होती है। और जो एमआर बच्चे होते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है, कई प्रकार के बच्चे होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमको बताइए। और ये एमआर बच्चे, तो एमआर बच्चे को क्या बोलते हैं हिंदी में, मानसिक मंदता या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि दोस्तों कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे क्या मानसिक मंद होते हैं क्या, तो आपको बोलना है नहीं, ये औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य जो बालक रहते हैं ना, उससे औसत या औसत से ज़्यादा बुद्धि वाले रहते हैं ये बालक, ठीक है। और एक चीज़ और, जो एमआर रहती है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बुद्धि लब्धि 70 या 70 से कम होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। जो मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे रहते हैं ना, तो दोस्तों वो उनकी बुद्धि थोड़ी हम कह सकते हैं कम होती है, और इनको जो जो टास्क रहते हैं ना, जो ज़रूरी जो टास्क रहते हैं, मतलब जो घर के काम रहते हैं ना, उनको भी थोड़ी छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ब्रश करना उनको नहीं आ पाता है, तो ब्रश करना भी हमको क्या करना पड़ता है कि छोटे छोटे स्टेप में सिखाकर उनको काम और उनको सिखाकर और ट्रेन किया जा सकता है, और फिर वो अपनी लाइफ को
ठीक से जी पाते हैं। ठीक है, तो जो एमआर बच्चे होते हैं ना दोस्तों, जो एमआर बच्चे होते हैं, जैसे कि वो खाना खिलाना सिखाना है, तो खाना भी उनको बताना पड़ता है कि पहले ऐसे चम्मच पकड़ो, फिर उसमें रोटी डालो, फिर खाओ ना। छोटे छोटे स्टेप में उनको सब कुछ बताना पड़ता है, ताकि वो उनकी, क्योंकि बुद्धिमत्ता कम होती है। तो ये समझ ही गए होंगे कि अधिगम क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो कोई एमआर नहीं होते, ना ही कोई पागल होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा के यही चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, अब चीज़ ये एक और चीज़ दोस्तों ये पूछी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी मैंने ये बताया था ना आपको कि दैनिक जीवन की आवश्यकताएं। देखिए, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः असम या कठिनाई अनुभव करते हैं एमआर वाले बच्चे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये मैंने आपको एक चीज़ और बताई नहीं ना। देखिए, तो मानसिक मंद व्यक्ति आवश्यक रूप से अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं, मतलब इसमें अधिगम अक्षमता तो पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले ना कि जो अधिगम अक्षमता वाले जो लोग होते हैं, क्या वो मानसिक मंद होते हैं, तो आपको कट लगाना है, मतलब ये नहीं करना है। मानसिक मंद नहीं होते, ना ही वो पागल होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, ये चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों कि जो अधिगम क्षमता है वो क्या क्यूर की जा सकती है, क्या इसको क्यूर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये क्यूर किया जा सकता है दोस्तों। और इसको कुछ, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग चैलेंज तो है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग चैलेंज है, लेकिन कुछ समर्थन के द्वारा या कुछ हस्तक्षेप के द्वारा इसको हम थोड़ी ट्रेनिंग देके ज़्यादा समय देकर हम इसको क्यूर भी कर सकते हैं। किसी किसी में बहुत कम होती है तो उसको क्यूर भी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि अधिगम विकलांगता जो है वो ठीक किया जा सकता है। ये जीवन भर रहने वाली चुनौती तो है, लेकिन समर्थन और हस्तक्षेप के साथ अधिगम की अक्षमता वाले लोग जो होते हैं स्कूल और समुदाय में सफल हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो दोस्तों जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो स्कूलों में यूज़ की जाती है, और लर्निंग डिसऑर्डर अगर पूछा जाए तो हॉस्पिटल में। डिसऑर्डर कोई हमें बीमारी का इलाज नहीं करना है, हमें तो उससे रिलेटेड जो लिखने और पढ़ने में अक्षमता आ रही है उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। देख लिया अधिगम क्षमता के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन कहता है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही है। तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, देखिए कि इसमें जो वो किसकी बात कर रही है, वो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड छुओ तथा अनुभव करने से रिलेटेड वो जो बच्चा दृष्टिबाधित है उससे रिलेटेड बात कर रही है, और उससे रिलेटेड बात कर रही है। और आप ये देख भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों आप मन में थोड़ा रोक के और अपना आंसर लगा लीजिएगा, फिर मेरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें ये लिखा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन कहता है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। फिर फोर्थ ऑप्शन कहता है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इस ऑप्शन का जो आंसर सही है वो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की विकलांगता वाले बच्चों को बुलाते हैं पहले नाम लेते हैं और उसके बाद ही कोई चीज़ बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो एमआर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। और इनकी जो
IQ रहता है वो इस तरह का रहता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः फर्स्ट ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती हैं जिन्हें विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन कहता है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंध रखते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको जैसे बताई थी, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा श्रेष्ठ औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि श्रेष्ठ से औसत वाले बुद्धि में पाई जाती है, और मंदता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, तो लेकिन इनकी जो बुद्धि रहती है वो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाली रहती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में ये ही सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये इस तरह से रिलेटेड हमको क्वेश्चन कभी आए तो इस तरह से रिलेटेड आंसर सही लग रहा है, क्योंकि ना बाकी जो रहते हैं शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कट हो गया कि शहरी क्षेत्रों की अलग बात कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग बात कर रहा है। और ये तो बिल्कुल रूढ़िवादी की बात कर रहा है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो इसलिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निरोगिता एक स्थिर अवस्था है, दूसरा है एक चर अवस्था है, और थर्ड वाला है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, और फोर्थ ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो हम जो ये ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। मैं इसको आपको समझा देती हूँ। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम क्षमता होती है, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम होती है पढ़ने या लिखने में, तो उसको उचित हस्तक्षेप से और समर्थन के द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर भी किया जा सकता है, और वो कुछ सफल भी हो कुछ ग्रहण करके वो सफल भी हो जाते हैं कुछ व्यक्ति। तो ये वेरिएबल स्टेट कही जाएगी, स्थिर स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बदलाव संभव हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक चर अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, एक चर अवस्था है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो इसमें जो अक्षरों का क्रम है वो उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही। तो हमने ये देखा ही था कि जो पढ़ने में कठिनाई होती है, जब भी पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम की कठिनाई का उसको प्रॉब्लम आती है, तो हमने देखा था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। दोस्तों इसमें देखिए, एक तो दूसरी चीज़ भी बोल रहा है कि फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, है ना, अक्सर चक्षु स्मृति का मतलब जो मेमोरी है उसकी वो भी बहुत कम है। तो ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगम नात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन तथा उत्तोलना निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे दूसरा आ गया है, दूसरे से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्बेडेड लर्निंग इसका आंसर एम्बेडेड लर्निंग इसका आंसर आएगा। और ये अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटी से रिलेटेड ये कई प्रकार की कनेक्शंस इमीडिएट कनेक्शंस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे हमेशा ही ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि देश के अतिरिक्त मतलब इन सब में अगर सिमिलर ऑप्शन ढूंढना है, ऑड वन आउट ढूंढना है, मतलब, है ना, एक अलग होगा जिसमें क्या होगी, निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न
हो सकती है, लेकिन एक के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वो क्या हो सकती है ना? तो इसका आंसर पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, सेरेब्रल डिसफंक्शन। तो सेरेब्रल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि हम बचपन में ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, जैसे कि माँ के पेट में कुछ चोट लग जाना, तो ये इससे रिलेटेड सेरेब्रल डिसफंक्शन होता है। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है संवेगात्मक विघ्न। संवेगात्मक मतलब इमोशनल जो भी होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है वो प्रॉब्लम। और थर्ड वाला क्या है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। व्यवहार में मतलब हर चीज़ें करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडीएचडी वाला कुछ भी करने लगता है, उछल कूद करने लगता है, उसके ऊपर कंट्रोल, अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, कल्चरल फैक्टर्स मतलब सांस्कृतिक कारक। तो दोस्तों आपको देखिए इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भाव व्यक्त करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सेकंड वाला भी सही हो जाता है। और थर्ड वाला जो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हमने पढ़ा था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है सभी के कारण मतलब हो सकती है, हमने ये पढ़ा था कि मानसिक दशा होती है, और ये बचपन में चोट लगने के कारण या बाद में भी चोट लगने के कारण हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है और चोट लगने के कारण हो सकती है, और मानसिक मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम के कारण होती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला भी ऑप्शन सही हो गया, और तीसरा वाला भी ऑप्शन सही हो गया, और चौथा वाला ऑप्शन गलत है। दोस्तों ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो कल्चरल फैक्टर्स मतलब सांस्कृतिक कारक, जो हमारे किसी भी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता। हमारे जो संस्कार है, जो भी हमारी संस्कृति है, वो इस पे अफेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी पे नहीं डालती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता डैश कहलाती है। मतलब मैंने आपको सिखाया था ना, मोटर स्किल्स, मोटर से रिलेटेड स्किल्स मतलब हमको कोऑर्डिनेशन करना, हाथ पाँव, ये जो 5 इंद्रियां उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या कहलाती है, डिस प्रेक्सिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था ना कि बॉल नहीं पकड़ पा रहा है या सुई में धागा नहीं डाल पा रहा है, तो ये जो मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो गतिक कौशल में आ जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो विकासात्मक मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। डेवलपमेंटल जो विकास मतलब विकास से ही समझ जाओ कि जो विकास होता है ना उससे रिलेटेड का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। तो पहला होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म मैंने नहीं बताया था, ऑटिज्म मैं बता देती हूँ। ऑटिज्म मतलब अपने आप में ही लीन रहना, मतलब स्वलीनता, इसको स्वलीनता भी कहते हैं। जो स्वलीनता वाला व्यक्ति होता है, जो ऑटिज्म वाला व्यक्ति होता है, वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि वो अपने सोशली या सामाजिक तौर पे बोलने में अक्षम होता है, और सामाजिक जो बिहेवियर होता है उसमें भी इसको दिक्कत आती है, और एक ही तरह का बिहेवियर बार बार करता है। जैसे कि हमसे आइज़ भी नहीं मिलाता है, मतलब आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, और बहुत ज़्यादा शर्माता है, फील करता है, बात करने में भी शर्माता है, और जो भी अपनी समस्याएं हैं वो भी बोलने में दिक्कत उसको पैदा होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता या अपने आप में लीन रहना। ठीक है, तो ये ऑटिज्म तो जो विकासात्मक विकार का उदाहरण है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना कि और दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि बच्चे के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे माँ के पेट में ही चोट का लगना, है ना। और तीसरा है, इसको अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेना, है ना। और चौथा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब हमने पढ़ा था ना एडीएचडी, वही मैंने अभी आपको समझाया था कि अपने भावनाओं पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ें करने लगता है। ठीक है, मारने लगता है, कॉफ़ी फोड़ने लगता है, या इधर उधर घूमने लगता है, अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है। तो एडीएचडी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं, और स्ट्रेस किसी प्रकार का भी विकासात्मक विकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गति कौशल में अधिकतम निरोगता डैश कहलाती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे ये फिर से आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी फिर से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला है शिक्षक की शिक्षण शैली, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अतिरिक्त पूछा है, ये जरूर ध्यान रखना, अतिरिक्त पूछा है मतलब एक्सेप्ट पूछा है, मतलब इसके अलावा, तो मतलब हम शिक्षक के पढ़ाने से किसी भी तरह की अधिगम अक्षमता नहीं हो सकती। तो दूसरा पढ़ लेते हैं, जन्म से पहले माँ द्वारा मंदिरा सेवन, अगर हम माँ के द्वारा अगर गर्भावस्था में मंदिरा सेवन किया जाता है तो उससे भी रिलेटेड अधिगम अक्षमता हो सकती है, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है मंद बुद्धिता, अगर मंद बुद्धि बालक है तो भी उसमें अधिगम अक्षमता हो सकती है, जैसे कि हमने डिफरेंस भी पढ़ा था उसमें देखा था। और फोर्थ वाला पॉइंट कहता है कि शैशव काल के समय दिमागी बुखार, अगर छोटा बच्चा है और उसमें बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है या दिमागी बुखार हो जाता है, उससे रिलेटेड भी उसमें भी अधिगम अक्षमता हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा मूल्यांकन करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन कहता है परंपरागत मनोविज्ञानियों का उपयोग करना। और चौथा, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि माता पिता को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि माता पिता को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा मूल्यांकन करना चाहिए। थोड़ा बहुत सही लग रहा है, इसको देख लीजिए, है ना। फिर मनोवैज्ञानिक का प्रयोग, मतलब हम कर क्या रहे हैं कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से विविधपूर्ण कक्षा है हमारी, है ना। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं हमारी क्लास में, और हमको क्या करना है, ये पता करना है जो हमारा जो शिक्षार्थी है विशिष्ट वर्ग में आता है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि हम अपनी पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, ठीक है। और थर्ड फोर्थ वाला भी गलत लग रहा है कि अप्रभावी, है ना, वातावरण कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। अब दोस्तों ये क्या कहता है कि इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता है। तो 50 से नीचे वाले बुद्धि लब्धि तो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंटेलिजेंस में कई प्रकार की बुद्धि होती है। तो हमने अभी पढ़ा भी था कि जो अधिगम क्षमता वाले बच्चे होते हैं वो 70 या 70 से मंद बुद्धि वाले होते हैं वो 70 या 70 से कम होते हैं, लेकिन जो अधिगम क्षमता वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि या उससे ज़्यादा की बुद्धि रखते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर दूसरे भी गलत हो गए कि धमकाना, और ये अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए अधिगम अक्षमता से रिलेटेड, मतलब लर्निंग में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, सीखने में कोई अक्षमता आ रही है, तो आप इसको फोर्थ वाले को टिक लगाना, बिना रुकावट पढ़ने और शब्दों को उल्टा बोलने में कठिनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, पहला ऑप्शन है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। दूसरा, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तीसरा, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। और चौथा, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो गलत ही हो गया, हमने पढ़ा था कि अधिगम क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं क्या वो मानसिक मंद होते हैं, क्या हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये लगभग नहीं होते हैं। तो ये आंसर अपना ये गलत हो गया, ठीक है। हो भी अभी इसको मन में रख लीजिए। आप सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, निम्न बुद्धि वाले होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि औसत बुद्धि वाले होते हैं और सामान्य औसत बुद्धि वाले होते हैं, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए,
सेकंड वाला गलत हो गया, ठीक है। और थर्ड वाला क्या कहता है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो हाँ, होता है क्या, भ्रम होता है ना। उनको दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको जैसे कि आपने ईशान अवस्थी को देखा होगा पिक्चर में, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि आसानी से पहचानते और समझते हैं। क्या शब्दों को आसानी से पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते। तो ये फोर्थ वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा सही लग रहा है आपको? थर्ड वाला ही सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा कि एकाग्रता है ना, एकाग्रता को हमको क्या करना है कि बढ़ाना है ना, अच्छा करना है एकाग्रता को, अटेंशन को अच्छा करना है। तो हमने पढ़ा ही था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर किस में ध्यान की कमी रहती थी? ADHD में ध्यान की कमी रहती थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो फोर्थ ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, तो मतलब ये क्या हो गया? और दूसरा, सेकंड पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। दूसरे मानसिक मंदता, फिर तीसरा डिसलेक्सिया, फिर चौथा ADHD, ठीक है। तो पहला वाला ऑटिस्टिक मतलब वही ऑटिज्म वाला जो अपने आप में लीन रहता है ना, और सोशली और बात करने में असक्षम होता है और एक ही व्यवहार को बार बार करता रहता है, ठीक है। तो वो अब अपन से पूछ क्या रहा है? एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑटिज्म है, पहला वाला ऑटिज्म है, ठीक है। और ये MR है, मानसिक मंदता है, और ये ADHD है, ठीक है। और विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये पूछ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, है ना। विकासमंद विकार नहीं है। विकासमंद विकार नहीं है मतलब जो हमको जो विकास से रिलेटेड नहीं है ना, वो बताना है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया पहला, दूसरा ऑटिज्म मैंने आपको बता दिया है, ऑटिज्म, ADHD और सेरेब्रल पाल्सी, तो इन्हों को ही मैं बता चुकी हूँ। विकार नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो डिसलेक्सिया जो हमारे है विकास से रिलेटेड विकार नहीं है। ये किससे रिलेटेड विकार होता है? डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड विकार होता है ना, इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। मतलब एक अक्षर जो है उसको उल्टा सीधा दिखाई देता है, ए उल्टा दिखाई देता है और सीधा दिखाई नहीं ले देता। जो कुछ बच्चे जो है ना उसको उल्टा पढ़ते हैं ना, जैसे कि हम जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बच्चा पढ़ेगा वैसे ही राइट करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका क्या होगा कि अगर हम 100 लिखेंगे तो उसको वास पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये उल्टे क्रम में पढ़ता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा पिक्चर में ईशान अवस्थी जैसा करता था, है ना। ड्राइंग कितनी अच्छी करता था, लेकिन उसको बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं अब ये थोड़े अलग टाइप के आ गए हैं, जैसे कि अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक और प्रकार का बच्चा होता है जिसको बोला जाता है गिफ्टेड चाइल्ड, है ना। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो अलग ही टाइप का चाइल्ड होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि सारे किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं। तो हमको ये पता चल ही रहा है जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, वो गिफ्ट में उसको कुछ ना कुछ मिला होगा। इससे भी समझ सकते हैं कि 140 और इसकी बुद्धि लब्धि भी 140 होती है और इससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी
वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है और आप उस पर सुझाव भी अपने दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले आने वाले वीडियो में और भी वीडियो इस तरह से बनाऊंगी कि आपका पूरा जो समावेशी 1 मॉड्यूल है वो 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।